आज हमारे साथ जो दो गेस्ट हैं उनकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है बिकॉज दे डिडंट फॉलो द ऑब्वियस पाथ. Vinay has an electrical engineering background, graduation from Delhi. He has industrial sector experience, and all in all, he had a structured corporate life. Ankita, she's NIFT Hyderabad graduate with deep experience in merchandising, sourcing, and global supply chains. So दोनों के पास स्टेबल करियर्स थे, सेफ ग्रोथ पाथ था, लेकिन इन्होंने चूज किया वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेस पॉसिबल, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स. आज इनकी कंपनी कीट्स क्लोथिंग इंटरनेशनल बायर्स के साथ काम करती है. विनय एंड अंकिता, वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू. सो विनय, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम किया. लाइफ टेक्निकली काफी स्ट्रक्चर्ड थी, राइट? यू वर सॉर्टेड इन योर वर्क एनवायरनमेंट, इन योर वर्क लाइफ. तो कब लगा कि आपको अपना कुछ बिल्ड करना है इंस्टेड ऑफ काउंटिंग ऑन द कॉर्पोरेट पाथ, विनय? वेल, ऑनेस्टली अगर कहा जाए तो कोई ऐसा कोई सडन डिसीजन नहीं था. कोई एक ड्रामेटिक मोमेंट नहीं था कि जब डिसाइड किया कि नहीं अब जॉब नहीं करनी है और अब अपना बिजनेस स्टार्ट करना है. लेकिन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की वजह से आई वुड से कि हमेशा सिस्टम, ऑपरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो इंटरेस्ट था. तो जैसा कि कॉर्पोरेट लाइफ जब मैंने ज्वाइन करी 2010 की बात मैं करता हूँ, तो कॉर्पोरेट लाइफ में भी काफ़ी कुछ सिखाया, ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाया. वहाँ से मेरे को डिसिप्लिन आया, एक्सपोजर मिला, एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट था. लेकिन धीरे धीरे मैं कहूँगा कि एक फीलिंग आने लग गई थी कि किसी और के लिए सिस्टम ऑप्टिमाइज या प्रोसेस इम्प्रूव करने से के अलावा अगर मैं अपने लिए कुछ बिल्ड करने की कोशिश करूँगा तो वो भी एक मीनिंगफुल एक प्रोसेस हो सकता है. तो ये मैं कहूँगा कि ग्रेजुअल प्रोसेस था, ऐसा कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं था. एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जब मुझे लगा कि नहीं मैं अपना स्टार्ट करूँ. ओके, थैंक यू विनय. और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल बहुत यंगस्टर्स के माइंड में होता है कि कब उनको समझना चाहिए कि स्टार्टअप करने का राइट टाइम आ गया है. बिकॉज सोशल मीडिया पे एंटरप्रेन्योरशिप काफी ग्लैमरस लगती है, राइट? बट इन रियलिटी जो सैलरी छोड़ना, स्टेबिलिटी छोड़ना, आपको जो एक मंथली सैलरी का चेक आता रहता है वो स्टेबिलिटी छोड़ना, ये एक बहुत ही बड़ी ह्यूज इमोशनल डिसीजन होती है. आपके लिए वो मोमेंट क्या था, विनय एंड अंकिता? अभी आपने बिल्कुल सही बोला कि सोशल मीडिया पे एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ही ग्लैमरस दिखाया जाता है. लेकिन अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हो, मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो, तो रियलिटी बहुत ही डिफरेंट हो जाती है उसमें. तो ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री जो है वो ओवरनाइट बन जाती है. बायर ट्रस्ट भी कोई ओवरनाइट नहीं बनता है. आपके वेंडर्स ओवरनाइट नहीं बनते हैं, सिस्टम ओवरनाइट नहीं बनता है. तो आपको अपने आप को बहुत ही मेंटली और मेंटली और इमोशनली अपने आप को उस तरफ अलाइन करना पड़ता है कि आप अनसर्टेनिटी या अनप्रेडिक्टिव फ्यूचर जो आगे आने वाला है उसको हैंडल करने के लिए आप रेडी है कि नहीं. तो आई थिंक कि हमारे लिए, हम दोनों के लिए ऐसा था कि वो टर्निंग पॉइंट वो था जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि आगे जो भी आने वाला है, जो भी अनप्रेडिक्टिव है या जो भी अनसर्टेन फ्यूचर है, हो सकता है कि सब कुछ सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता रहे, हो सकता है सिस्टम के अकॉर्डिंग ना भी चले. तो जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि वी आर रेडी फॉर टू फेस दोस चैलेंजेस, आई थिंक तभी हमने इसमें ज्वाइन किया. कंडीशंस कभी भी परफेक्ट नहीं थे, बट व्हेन वी वर रेडी टू फेस द चैलेंजेस, तब हमारे लिए वो टर्निंग पॉइंट आया. तो विनय, थैंक यू. मैं इसके ऊपर आप दोनों से फॉलो अप क्वेश्चंस पूछूंगा जस्ट फॉर काइंड ऑफ गेटिंग सम क्लैरिटी कि वो प्रोसेस कैसा रहा होगा. तो विनय, सबसे पहली जो बात आती है, ऑब्वियसली व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम 9 to 5 जॉब और 9 to whatever टाइम जॉब, राइट? सबसे पहले एक क्वेश्चन आती है फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की, राइट? कि आप अपने आप को कितना सस्टेन कर सकते हो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम योर कॉर्पोरेट जॉब into starting a business, right? So did you have a financial safety net before taking this leap? Obviously हमने प्लानिंग तो कर रखी थी. कॉर्पोरेट लाइफ से आए थे तो सेविंग्स वर देयर. कोई मैसिव सेफ्टी नेट तो नहीं था ऑनेस्टली, बट प्लानिंग जरूर कर रखी थी. मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ही कैश इंटेंसिव बिजनेस है. पेमेंट डिले हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, सैम्पलिंग में भी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट लगता है. कई बार बायर्स जो होते हैं वो सैम्पलिंग के लिए नहीं पे करते. तो वो प्लानिंग हम करके चल रहे थे कि अगर इतना हमें फेस करना है तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर हमारे पास सेफ्टी होनी चाहिए उसकी. और उसके अलावा मुझे लगता है कि फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहने की भी कोशिश करी बिफोर फुली कमिटिंग टू दिस बिजनेस. तो उससे भी हमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिला. एंड ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट इज ऑलवेज देयर, आज भी है. तो चीजें अपने आप जो है एक तरह से अलाइन होती गई. तो बहुत ही मैसिव कोई सेफ्टी नेट लेके नहीं चले थे, बट सारी चीजें अपने आप अलाइन होती चली गई. एक पॉइंट और है, आई थिंक विनय, बिकॉज वी आर पास्ट अ लॉट ऑफ फेजेस नाउ. सो
हमने जब स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड फर्स्ट, आई टुक द प्लंज फर्स्ट एंड विनय वाज इन हिज रेगुलर जॉब, तो वो थोड़ा एक हमारा सेफ्टी नेट वो भी था। एंड व्हेन वी फेल्ट दैट द बिजनेस वाज रेडी टू बी टेकन टू द नेक्स्ट स्केल जहाँ पे हम दोनों की ज़रूरत थी, तब ही जॉइंड मी। सो दैट इज़ हाउ वी टुक इट फॉरवर्ड। थोड़े कैलकुलेटेड रिस्क थे, तो वो भी ज़रूरी होता है, ऐसे ओवरनाइट नहीं छोड़ दी जाती जॉब और ओवरनाइट नहीं शुरू कर दिया जाता। Makes sense. Thank you, Vinay and Ankita. And आजकल youngsters को like when youngsters are talking about getting into startup, एक जो advice उनको रहती है वो ये रहती है कि आपको impulsively quit नहीं करना चाहिए अपना job, right? तो according to you, what groundwork is necessary before leaving a job? क्या groundwork उनको करना चाहिए? मेरे हिसाब से जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हो उसका कुछ तो नॉलेज होना चाहिए टेक्निकली, या तो सी एवरीबडी सिचुएशन इज डिफरेंट, समबडी कुड बी एंटरिंग एज अ सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, तो उनके पास टेक्निकल नो हाउ उनके पेरेंट्स को या किसी ना किसी को होगा, एक पिछली जनरेशन में होगा जो कि उनको हैंड होल्ड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। यू कैन ईदर हायर समबडी, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक टेक्निकल नो हाउ होना ज़रूरी है फॉर वट एवर प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू आर एंटरिंग इनटू। आई थिंक अगर एज अ न्यू कमर एंटर कर रहे हो तो it's best to take experience. Pardon my bad throat, it's really bad right now. That's fine, Ankita. So, and thank you for joining even with a bad throat. Thank you so much. thank you so much. So I think technical know-how होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बेवकूफ़ बहुत जल्दी बनोगे। So वो एक heads up है, और of course financially कहीं ना कहीं कुछ safety net अपना ready करना ज़रूरी है। Social media का ज़माना है, community building बहुत अच्छी चीज़ है, so that can be started even when you are into job right away. So and then go step by step. That's the best way forward. Don't wait forever as well, क्योंकि responsibilities बढ़ती चली जाती हैं. So I think whenever it is the right time, you know it by yourself that it is the right time. Okay, thank you, Ankita. And Sorry, I would like to add to this. Yeah, go on, Vinny. कि आगे जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोचे, अंकिता ने सही बोला कि पहले तो इंडस्ट्री के बारे में जान पहचान जरूरी है, इंडस्ट्री को आप डीपली समझो जिसमें आप ज्वाइन कर रहे हो। उसके अलावा आप एक मेंटली जो आगे आने वाला अनसर्टेनिटी है या अनप्रिडिक्टेड फ्यूचर है, उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो इमोशनली बहुत ही डिफरेंट होती है सैलरी लाइफ से। तो सैलरी ड्राइव में आपका एक फिक्स पाथ होता है और उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके रोल जो होता है वो डिफाइंड होता है, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा नहीं होता। तो आपको इमोशनली भी उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अंकिता सेड दैट कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपकी सैलरी जो है वो फिक्स नहीं है। तो इसमें एक पॉइंट ये जरूर ऐड करना चाहिए कि बिजनेस प्लान तो सब लोग बना लेते हैं, लेकिन इमोशनली प्रिपरेशन बहुत कम लोग करते हैं। तो वो एक चीज होती है कि वो इम्पोर्टेंट है कि आप बिजनेस प्लान के साथ साथ अपना इमोशनल स्ट्रेंथ को भी स्ट्रॉन्ग करो। Very good point, Vinay and Ankita, and we will touch on the emotional intelligence part or emotional quotient part of running a business later in the conversation. But thank you so much. We digressed a bit. My aim was to introduce Ankita and her journey as well, but we got into the question answers round. So, friends, let's meet Ankita. She is an NIFT graduate. So Ankita, NIFT graduates usually dream about fashion brands, luxury labels, your design studios. So how come you entered the manufacturing, sourcing side of things? Actually एक मिसकंसेप्ट है, इसको यहीं पर सबके लिए ब्रेक कर देते हैं, और NIFT ने पहले ही ब्रेक कर दिया था हमारे लिए। Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्ट में बहुत सारे कोर्सेज हैं, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू फैशन डिजाइनिंग, देयर इज अ लॉट मोर। मेरा कोर्स स्पेशली अपैरल प्रोडक्शन का ही था, so it was all about the technicalities that go into mass manufacturing a product, or regardless whether somebody was in fashion design, textile design, accessories design, apparel production, fashion management, पहले दिन कॉलेज में ये बात बोल दी गई थी कि glamour is only limited to the ramp and to the studios, the garments that are hung at the studios. उसके पीछे का जितना काम है that is never glamorous. You're working with artisans, you're working with textile people, you're into hardcore technical aspect of fabrics, of buttons, of threads and whatnot. So don't ever think कि मतलब glamorous part marketing का है, उसके अलावा सब कुछ सोच के समझ के काम करना है उसमें। Ankita, that is a very, very good. Even I myself didn't know about this. So आज की डेट में काफी youngsters after kind of finishing their intermediate, they want to get into the fashion industry, right? Some maybe look at the glamorous side of the fashion industry and make up their mind they want to get into the industry, and maybe after getting into it they have an eye-opening kind of a situation where they feel, oh, this is not what I thought about it, right? So आपको एक कोई youngster, कोई intermediate में लड़का या लड़की who is thinking of pursuing a career and hence want to get into an IFT, आपकी उनको क्या एडवाइस रहेगी, क्या ग्राउंड वर्क उन्हें करना चाहिए?
देखिए बहुत अच्छा फील्ड है, आपका अगर पैशन है उसके लिए तो डेफिनेटली यू नो गो फॉर इट। एंड बट ऑफ कोर्स कोई भी प्रोडक्ट यू नो सेलेबल होना चाहिए। ताजमहल एक ही है पूरी दुनिया में, वो खरीदने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सो यू हैव टू इवेंचुअली मेक समथिंग दैट सेलेबल, दैट इज फीजिबल इन ऑल वेज। तो उसमें दिमाग चलाना भी एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। उस पर अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वाई दीज इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट। सो यू हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। एंड रही बात अपने पैशन की, कलर कॉम्बिनेशंस की, इन सब चीज़ों की, सो हॉबी परस्यू करने के लिए वीकेंड्स होते हैं हमेशा। सो यू नो नो हार्म इन इट एंड टेक इट फॉरवर्ड। कोई बुराई नहीं है उसको यू नो टेकिंग इट फॉरवर्ड एज अ साइड जिग फर्स्ट एंड मे बी फुल टाइम इफ इट वर्क्स आउट, व्हाई नॉट। Thank you, Ankita. So, Ankita, in the beginning, entrepreneurship का thought exciting ज़्यादा था या scary ज़्यादा था? दोनों ही था। देखी थी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंटर्नशिप्स में, रेमंड देखा था, रिलायंस देखा था। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग था, ओवरवेलमिंग भी था। एंड ऐसा लगता था कि कुछ छोटा भी इसका पार्ट अगर हम कर लेंगे तो दैट विल बी अ ह्यूज फीट फॉर माई सेल्फ। वो एक चीज़ लगती थी हमेशा। सो एंड स्कैरी तो ऑफकोर्स लगता था, बिकॉज थोड़ा सा बिजनेस बैकग्राउंड है तो पता है कि मम्मा की सैलरी फिक्स जाती थी एंड पापा ने सैलरीज बांटनी होती थी। I think we lost your voice, Ankita. Yes, we can hear Can you you now. hear me now? Yeah. Okay. So I come from a mixed background. My mom was into a job and my dad had a business. So I knew कि एक की फिक्स सैलरी आती है और दूसरा सैलरी बांटता है फर्स्ट को. So you know वो स्कैरी एस्पेक्ट भी पता था. बट देन एक ये भी चीज़ अच्छी लगती थी that you know you end up empowering people, you're self dependent. तो वो भी चीज़ थी. So there's a balance. वो पता था कि एक बैलेंस स्ट्राइक करना है. एंड इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसका एक छोटा पार्ट भी बनना बहुत बड़ा फीट लगता था उस टाइम पे. अंकिता, कभी कुछ डाउट आया, कभी ऐसा लगा कि डिसीजन इज टू रिस्की, कुछ ऐसा कभी आया दिमाग में? जब स्केल अप कर रहे थे तो डेफिनेटली लग रहा था कि ऑर्डर्स उठा लिए, उतनी कैपेसिटी नहीं है, सो रिस्की तो थी चीज़ें, बट फिर लग रहा था कि ये जब कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी हो जाएंगे तो यू नो यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू. और रिस्की क्या नहीं है, जॉब भी तो है ना. कहीं पे कंफर्ट जोन में चले जाओ, अचानक से ले ऑफ्स आने शुरू हो जाते हैं, तो रिस्की तो सभी कुछ है. यू हैव टू चूज योर रिस्की, आई थिंक. ग्रेट ग्रेट, आई थिंक कॉन्वर्सेशन इज बिकमिंग इंटरेस्टिंग. और अंकिता, घर वालों ने, फ्रेंड्स ने, इनका क्या रिएक्शन था? सपोर्टिव था या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, या फिर उन्होंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि वट एवर यू गाइज डू वी आर विद यू? कैसा रिएक्शन था? I think we are blessed that ways कि everybody was encouraging. Surprisingly, अब लोगों से सुनते हैं तो पता चलता है, but my friends still call me. And कोविड के टाइम पे मेरे पास किन किन फ्रेंड्स के कॉल आए थे जिनसे बात नहीं हो रही थी. They were like, अंकिता, मैं अपने कॉर्पोरेट ऑफिस से कहीं से यू नो कैन आई अरेंज सम मास्क का ऑर्डर फॉर यू. दैट इज हाउ पीपल वर यू नो गेटिंग इन टच. सो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज दैट यू नो पीपल वर थिंकिंग अबाउट अस and their leads did convert for us. So we saw those phases, and thankfully family friends सब लोग बहुत cooperative रहे हैं. Great, great. So let's move forward with the conversation. So अंकिता एंड विनय, आप दोनों लखनऊ से हैं. विनय, आपने दिल्ली से ग्रेजुएशन की, अंकिता आपने हैदराबाद से. करियर्स काफ़ी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में शुरू हुए और फिर आपने चूज किया एक कम्प्लीटली न्यू सिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग लाइफ. So corporate offices say factory floors तक का transition, was it a culture shock? Did you sometime feel कि यार नहीं यार वो corporate job अच्छा था, पता था कि सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है, शाम को 6-7 बजे घर आना है, ये पता है कि मेरी टास्क है. विनय, आपने जो उस बारे में टच किया, तो कैसा था कि now you both are starting something of your own? आपको रिक्रूटमेंट भी करना है, आपको ऑपरेशंस भी देखना है, आपको प्रोडक्शन भी देखना है, आपको फाइनेंसेस भी देखनी है, pretty much सब कुछ खुद करना है. तो please share that journey with us. Vinay, would you like to answer? कल्चरल शॉक तो ऑब्वियसली है ही. था, बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था. क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में जब हम होते हैं तो थोड़ा कम्युनिकेशन भी स्ट्रक्चर्ड रहता है, सिस्टम आपके डिफाइंड होते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्लियर होती हैं. मतलब वो वहाँ पे और जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सारा काम आपको खुद ही करना है. तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं. सपोज हम डेली सुबह यहाँ पे आते हैं, दिन भर में हम 50 तरह के इश्यूज को देखते हैं, उनके साथ डील करते हैं. कभी फैब्रिक डिले हो रहा है, कभी लेबर इशू हो रहा है, कभी शिपमेंट प्रेशर है, कभी बायर स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाती है एंड मोमेंट पे, जो लेयर कर चुकी है एंड मेल आ गया कि नहीं हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं. तो ऐसे कुछ
मतलब सिचुएशंस आती हैं जिनको टैकल करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप सही में कंडीशंस के साथ प्रेजेंट जो आपकी सिचुएशन है उसके साथ एडेप्ट करना सीखते हो। तो और वो आपको बहुत ही क्विकली अडेप्ट करना पड़ता है क्योंकि कंडीशंस जो है उनको फेस करना इतना इजी नहीं होता। और कॉर्पोरेट लाइफ में सब कुछ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रहता है, यहाँ पे उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। तो एक कल्चरल शॉक तो ऑब्वियसली था व्हेन वी स्टार्टेड, बट विद टाइम आप इसको सीखते चले जाते हो और फिर क्या कहते हैं एडेप्ट होना भी थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए। तो स्टार्टिंग में इट वाज अ कल्चरल शॉक, बट अभी हमें मतलब उतना अलग नहीं लगता है। अंकिता, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? नहीं, I think it was more of a cultural shock for you because I had worked in factories before that. So थोड़ा सा पता था। Of course वो एक बहुत बड़ा सिस्टम था जिसका मैं पार्ट थी वहाँ पर, और यहाँ पे बिल्कुल वन ऑन वन कम्युनिकेशन हो रहा था। वहाँ पे I had to channel it through the production managers and supervisors. But इतना आइडिया था, पहले दिन बोल दिया गया था, be the observer, not the observed. Those sort of things. People that are coming, that are manufacturing, they don't come from the same background that you come from. So you have to kind of empathize with them and deal with them in that ways. And also, as you said, city दूसरी है, ना हम लखनऊ में है, ना हम हैदराबाद में है, we are in फरीदाबाद. So I would say we are sitting with the big fish already. लखनऊ के अंदर इतने गारमेंट फैक्ट्रीज इतनी सारी नहीं है जितनी फरीदाबाद में है. So in terms of vendors, dyers, printers, tailors, सब already ढल चुके हैं सिस्टम के अंदर. They've already been trained by the bigger fish. So we are at an advantage that ways. So it's good to be in the industry hub wherever, whatever industry you are in. How difficult, how easy was it, Ankita and Vinay, to establish yourself amongst the big fishes in the industry? We've all got our own markets. I mean, you just get inspired by them. Great. That's the best thing. And I think in any way, हर जगह से advantage ही मिलता है. You just have to keep yourself open. I think this is a great leap into our next, discussion points, which is around, emotional intelligence and founder mindset, right? When we talk about corporate jobs, usme generally problems limited hoti hain to your role, right? So if you're looking at operations, so your problems are potentially limited to your operations role. If someone is working in finance, their problems are limited to finance role. Marketing वालों के साथ भी similar situation होती है. तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि businesses में every problem, right, become your problem. Like you touched on, suppliers की तरफ से issue आ जाता है, buyers की requirement last minute पे change हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, ठीक है? तो from the time you both decided to get into your business, right, until now, right, and probably for the future also, right, ki how do you emotionally train yourself for uncertainty? Because business is all about risk and uncertainty, right? तो कैसा mindset रहता है, कैसा thought process रहता है, or any advice you would like to give to people who are thinking of getting into this industry, Vinay and Ankita? सी बिजनेस ना अपने आप ही ट्रेन कर देता है आपको। मतलब उसमें जैसे होता है कि हमें खुद से ट्रेन करने की बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिचुएशन इस तरह से सामने आ जाती है कि बिजनेस अपने आप ही आपको ट्रेन करना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में अगर देखें तो हर प्रॉब्लम बड़ी लगती है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली समझ में आता है कि अगर हम पैनिक लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कुछ होगा नहीं, उससे सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। आप सिस्टम बनाइए, प्रोसेस बनाइए, कम्युनिकेशन क्लियर रखिए और अपनी थिंकिंग जो है वो थोड़ी सी काम रखिए, तो आई थिंक सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाती है। ऑब्वियसली ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी जो पहले इंडस्ट्री में नहीं हुआ है ना? तो पहले इंडस्ट्री में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन भी आया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ ऐसी नई चीज आपके सामने आ जाएगी जब आप किसी इंडस्ट्री में हो कि आपने पहले वो कभी सुना ही ना हो या देखा ना हो। बस आपको थोड़ा सा कामली थिंक करना है और हेल्प ले सकते हो आप। इंडस्ट्री में इतने पुराने लोग बैठे हुए हैं, इफ यू हैव कॉन्टैक्ट यू कैन कॉल देम, आस्क देम। हम कई बार ऐसा करते भी हैं और वी टेक हेल्प फ्रॉम द सीनियर्स जो इंडस्ट्री में हमारे हैं। तो अगर थोड़ा पैनिक को हटा के और काम माइंड से सोचेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बिजनेस अपने आप आपको ट्रेनिंग देता रहता है। That is a very good point, विनय। आपने जो मेंशन किया कि सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं। यूजुअली हम लोग बॉलीवुड मूवीज और हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर के पास हेल्प लेने जाओ तो कॉम्पिटिटर ट्राइज टू आइदर नॉट हेल्प यू और आपको कुछ गलत डायरेक्शन में भेज देते हैं, जो इन मूवीज में सब कुछ दिखाते हैं। तो रियल लाइफ कैसी है? आर योर कॉम्पिटिटर्स, आर योर पीयर्स इन द इंडस्ट्री वेरी हेल्पफुल? क्या सिचुएशन है उसमें? इंडस्ट्री में दोनों तरह के लोग होते हैं।
ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, जो जो हमको एज अ कंपटीशन देखते हैं और उनको लगता है कि अगर हम हेल्प करेंगे तो हो सकता है कि आगे जाके क्लैशेस हो, बट देन देयर आर पीपल जो इतना नहीं सोचते। और इनफैक्ट हमने भी उनसे ही सीखा है। हमारे पास भी अगर कोई होम ग्रोन ब्रांड आता है जिसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वी ट्राई टू गिव वट एवर, वी ट्राई टू हेल्प देम इन वट एवर वे पॉसिबल। जो भी हमारे पॉसिबल लगता है हम उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जितनी हमारी नॉलेज है हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। कहीं पे हमें लगता है कि हमने, क्योंकि वी स्टार्टेड एज अ B2C ब्रांड इनिशियली, तो हमने जो प्रॉब्लम फेस किए उसके जो सॉल्यूशंस हमने ढूंढे थे हम वो उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हमें भी लोग मिलते हैं जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं। तो इंडस्ट्री में दोनों तरह के लोग हैं, और बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किसको अप्रोच करना है। और वो धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाता है कि किससे आपको हेल्प मिलने वाली है, किससे आपको हेल्प नहीं मिलने वाली है। तो ऐसा हम इसको गलत भी नहीं समझते। किसी ने अपना बिजनेस बनाया है, अगर उसको लगता है कि हम उसके लिए कॉम्पिटिशन है, ऑब्वियसली वो अपने बिजनेस को सेफगार्ड करने की कोशिश करेगा, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हो सकता है कभी हम भी ऐसा करें, बट इंडस्ट्री में दोनों तरह के लोग हैं और आपको हेल्प मिल जाती है। Very, thank you, Vinay. Ankita, anything you would like to add to this? मैं तो रोज ही फोन कर रही होती हूँ किसी ना किसी को अच्छा, टू सीक गाइडेंस, टू टेक हेल्प, क्योंकि प्रोडक्शन इज समथिंग जिसमें रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो और एंड आई एम वेरी शेमलेस अबाउट इट। मैं पूछ लेती हूँ, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, नहीं बताएगा, कोई बात नहीं। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर आप एक्सपोर्ट में जा रहे हो तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए। वो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ के लोग भी बहुत हेल्प करते हैं। दे विल एक्चुअली कनेक्ट यू टू योर इंडस्ट्री पेयर्स एंड योर सीनियर्स। सो वो लोग भी बहुत हेल्प करा देते हैं अगर आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं। मेरे को कई ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स था, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं थे लॉजिस्टिक्स के, तो उसमें कुछ भी गाइडेंस थी शुरुआत में पेपर वर्क की, इन सब चीज़ों की। तो इट वॉज थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जहाँ से मेरे को पूरा गाइडेंस मिल गया था। दे कनेक्टेड मी टू बिगर फैक्ट्रीज देयर लॉजिस्टिक्स गाइज, एंड उन्होंने सारा पेपर वर्क में हैंड होल्डिंग कर दिया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं पे कोई हेल्प ना करने वाला मिलता हो। जस्ट कीप लुकिंग आउट फॉर हेल्प शेमलेसली, कहीं ना कहीं से सोल्यूशन सारी चीज़ों का निकल आता है। okay. So, Vinay and Ankita, क्या आप नेचुरली इमोशनली स्ट्रांग थे या बिजनेस ने सिखाया आपको? स्ट्रांग होते जाते हैं हम, मतलब स्ट्रॉन्ग एक्चुअली चैलेंजेस तो देखिए, आप जब आप बड़े होते हैं, जब आप स्कूल में होते हैं, जब आप कॉलेज में होते हैं, तो चैलेंजेस तो वहाँ पे भी अपने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस में आके ही पहली बार चैलेंजेस फेस किए और तभी हम इमोशनली स्ट्रांग हुए। स्कूल में भी जब हम थे तब हम रैंकिंग के लिए परेशान होते थे, वहाँ पे भी अपने अलग चैलेंजेस होते थे। फर्स्ट आना है क्लास में, सेकंड आ रहे हो तो फर्स्ट आना है, या अगर आप कुछ गेम खेल रहे हो तो उसमें जीतना है। तो हर जगह पे आपको चैलेंजेस तो मिलते ही है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप फर्स्ट आने के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप फर्स्ट ही आओगे, सेकंड भी आ सकते हो, थर्ड भी आ सकते हो। गेम जीतने के लिए, क्रिकेट खेलते थे हम लोग, क्रिकेट तो मैच जीतने के लिए ट्राई करते थे, जरूरी नहीं कि जीत ही जाते थे, हारते भी थे। तो उस टाइम पे अपने आप को कितना स्ट्रांग रख के, स्टेबल रख के आगे मूव फॉरवर्ड करना और नेक्स्ट गेम के लिए प्रिपेयर करना या नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, वही आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट किया तभी इमोशनल स्ट्रेंथ आना शुरू हुआ। जब स्कूल में थे, जब कॉलेज में थे, तब भी हम इस तरह के चैलेंजेस फेस करते थे। डिफरेंट चैलेंजेस होते थे, बट सॉल्यूशन तो वैसे ही निकालना पड़ता था जैसे आज निकालते हैं। वेरी गुड पॉइंट विनय। आई थिंक काफी बार ऐसा होता है कि स्टार्टअप करने से पहले लोग इस बारे में सोचते हैं, राइट? बट आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप बिजनेस में आके पहली बार ही चैलेंजेस फेस नहीं करोगे, आप वो चैलेंजेस फेस करते आ रहे हो। इट्स जस्ट दैट कि वो चैलेंजेस का टाइप चेंज हो जाएगा, बट आपका जो एक EQ है, आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, राइट, इफ यू काइंड ऑफ अप्लाई दैट लॉजिकल थिंकिंग इन अ सेम स्ट्रक्चर्ड वे इनटू समथिंग न्यू दैट यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग, राइट, यू विल फाइंड अ वे आउट, राइट? और बहुत अच्छी बात आपने बोली कि क्रिकेट हम लोग खेलते थे, हाँ, जीतने के लिए, लेकिन हमेशा जीतते नहीं थे, राइट? हमेशा हम लोग सोचते थे कि पढ़ाई करके फर्स्ट आ जाएंगे, लेकिन हमेशा फर्स्ट नहीं आते थे। लेकिन ऐसा होता था कि हमें एक पाथ मिल जाता था, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर अवर लिसनर्स एज वेल। एक बात आपसे विनय और अंकिता पूछना चाहूंगा मैं कि आप इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो सो दैट दे डोंट अफेक्ट योर रैशनल डिसीजन मेकिंग? पैनिक करके तो कुछ मिलना ही नहीं है ना। वो फेज निकल गया, पैनिक करने वाला, हथियार डाल देने वाला। इवेंचुअली इट जस्ट डॉन्स ऑन यू दैट इसका सोल्यूशन निकालना है, ये प्रॉब्लम सामने है। लाइक व्हेन आई सेड कि कोई प्रॉब्लम ऐसी यूनिक नहीं है, वी आर नॉट लॉन्चिंग अ रॉकेट। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ में पहले हो चुकी है। तो सोल्यूशन पे फोकस करो, पैनिक करने से कुछ होना नहीं है। और ये देखो अपनी कैपेसिटी में क्या बेस्ट कर सकते हो अभी, क्योंकि पैनिक करोगे, टेंशन लोगे, अपनी तबीयत खराब करोगे, ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे आ जाओगे। और अपने लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा लोगे। बेटर है कि जो प्रॉब्लम सामने है उसको एड्रेस करो, और थोड़ा सा डिटैचमेंट भी प्रैक्टिस करो, जहाँ तक जो हो सकता है। एक बैलेंस स्ट्राइक करो जितना कर सकते हो उसका।
जस्ट डू योर बेस्ट एंड इवेंचुअली सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है. मतलब हमने तो जब स्टार्ट किया जिस साल, उस साल डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर किया, उसके बाद में कोविड आ गया और अभी वॉर है, पिछले साल टैरिफ्स था. सो नेविगेट हो ही रहा है और अच्छे से हो रहा है, तो आई थिंक इतना लोड नहीं लेना चाहिए. Amazing, Ankita. I think this is really very inspiring. And if I come to think about it, yes, you are absolutely right. You know, COVID, uske baad demonetization, uske baad war, but show must go on, as they say, right? Exactly. And it is going on, and it will go on. So, moving on, Vinay and Ankita, I think आपने इस बारे में इस बारे में टच किया है 5-10 minutes ago. I think कि बिजनेस में आप एंटर करते हो, थिंग्स आर डिफरेंट. हमने इमोशनल क्वोशंट, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की. बट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, कभी कभी होता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ अंदर जाते हो कि भाई हमने तो अंदर जाके बस फोड़ देना है, ठीक है, वी विल डू आवर बेस्ट, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. What was your biggest reality check after entering the actual, production side of the business? क्या आपको लगा कि यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था यार कि हाँ ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. तो ऐसा ऐसा क्या मोमेंट आया आपके आपके बिजनेस जर्नी में? ये मेरे साथ में हुआ था क्योंकि मैं एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया हुआ था. तो वहाँ पर यू आर रिप्रेजेंटिंग द बिगेस्ट ऑफ द कंपनीज. तो अच्छे अच्छे वेंडर्स आपके सामने आते हैं, छोटी क्वांटिटीज़ भी करने को तैयार होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं. एंड देन यू गो एज अ स्मॉल बिजनेस. तो कई बार आपको उन्हीं वेंडर्स के प्रेमाइसेस में मतलब उतना एंटरटेन नहीं किया जाता शुरुआत में, दैट योर क्वांटिटीज आर नॉट इनफ, दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन. So that is when you it dawns on you कि back then I was representing a huge company. Today it's my own thing. So I need to figure out vendors that cater to my scale. That happened at the initial phase, but as I said, I'm a little shameless that ways. I definitely make sure that I knock on each door. तो कोई ना कोई तो खुल ही जाता है, and that the solutions come out. And so far, I think 80% लोग supportive ही मिले हैं. बाकी 20% ठीक है. That's a part of life. ग्रेट ग्रेट. सो एक नए सिटी में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में अपनी जगह बनाना इजी नहीं होता, राइट? यू बोथ ग्रो अप इन लखनऊ, यू स्टडीड इन डिफरेंट सिटी, और आपकी जन्मभूमि, आपकी अध्ययन भूमि और आपकी कर्म भूमि, राइट, तीनों ही योर प्लेसेस एंड दे आर डिफरेंट, राइट? तो हाउ डिड इट फील कि आप नई सिटी में जाके आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, right? So how was that journey, Ankita and Vinay? Especially एक फैमिली इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड भी नहीं था, ठीक है? तो फिर आपको इस इंडस्ट्री में आके आपको वेंडर रिलेशनशिप की तरफ देखना पड़ता है, प्रोडक्शन सिस्टम देखने पड़ते हैं, बायर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है. तो ये सब कितना डिफिकल्ट था, एंड हाउ डिड यू गाइस नेविगेट थ्रू टू दिस? See, Like I said, honestly, हाँ अंकिता बताओ. नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि वी वर विद द बिग फिश. सो देखा जाए तो इट वाज कंड्यूसिव फॉर अस. और विद टाइम बनते गए, अपने कॉन्टैक्ट्स भी बनते गए, रिलेशंस बनते गए. देयर वाज नॉट लुकिंग बैक एज सच. विनय कैन ऐड ऑन हिज पॉइंट्स. या इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है मैन्युफैक्चरिंग में. एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग क्या कोई भी बिजनेस हो जिसमें बायर्स वेंडर्स सब हैं, तो आपका ट्रस्ट धीरे धीरे ही बनता है. और कोई भी आपको सीरियस इमीडिएटली नहीं लेता. मतलब आपने स्टार्ट किया, कोई आपको वेंडर आपको सीरियस कई बार नहीं लेता, बायर्स आपको सीरियस नहीं लेते, तो विद टाइम वो सब चीज़ें डेवलप होती हैं. बट जैसे न्यू सिटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सिटी वॉज न्यू टू अस. बट जो अपैरल मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं, तो फरीदाबाद में ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउसेज हैं. यहाँ पे सिस्टम ऑलरेडी प्लेस पे है, मतलब सिस्टम इज ऑलरेडी देयर, हमको बस उसके साथ ब्लेंड होना था. तो उसमें जो इनिशियली थोड़ा टाइम लगा, एफर्ट्स लगे, बट विद टाइम वो क्या कहते हैं, आप अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर है, कंसिस्टेंट हो आप पेमेंट्स के साथ, और क्या कहते हैं डिलीवरी टू द बायर अगर टाइमली जा रही है, तो वो धीरे धीरे आपका सब मैनेज हो जाता है. ऑब्वियसली टेक्स टाइम, थोड़ा ईयर्स जाते हैं उसमें, बट वो नई सिटी का उतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं आया, बिकॉज सिस्टम वाज ऑलरेडी देयर, हम उसमें ब्लेंड होते चले गए. Okay. Okay. Thank you, Vinay. So, Ankita, you and Vinay both work together, right? I'm not sure if I had a chance to introduce you both properly. You both are husband and wife and in the same business. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, शिपमेंट डिलेज और कैश फ्लो प्रेशर, बायर एस्केलेशंस, राइट? इन ऑल दीज सिचुएशंस, राइट, घर में और ऑफिस में, you still have to create
दैट जैसे बचपन में बोलते थे ना कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ, और हम लोग सुनते थे, बोलते नहीं थे, सुनते थे कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए। तो आप दोनों तो एक बिजनेस में हैं, साथ में पूरा दिन ही साथ में बिताते हैं, राइट, सुबह से लेके शाम तक। तो हाउ डू यू स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन, राइट? कैसे मैनेज करते हो कि भैया ऑफिस का काम ऑफिस में, डिस्कशन हो गई, सब कुछ हो गया, घर में आके हमें बच्चे के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, हमें बाहर घूमने जाना है, ट्रिप्स करनी है, जो भी करना है, हाउ डू यू गाइस डू इट, हाउ डू यू मैनेज इट? I think detachment keeps your sanity intact. So it's a must. I mean, it's not an option, it's a must. So you have to kind of, train yourself into it. मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या किसी भी बिजनेस की बात करें तो आजकल कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं रह गया जो क्लॉक बेस्ड हो। व्हेन यू आर डीलिंग विद इंटरनेशनल बायर्स तो क्लॉक बेस्ड बिजनेस आप कर ही नहीं सकते। हम यहाँ पे जब डे टाइम होता है तो अगर हम यूएस बायर्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं नाइट होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि लेट नाइट बायर एक्सलेशन आ जाते हैं, मेल आ गया रात में कोई कि हाँ ये क्या कहते हैं चेंजेस है शिपमेंट के लिए। तो नेचुरली ये बात सही है कि डिस्कशन जो होते हैं वो ऑफिस से लेके घर तक भी जाते हैं। अगर रात में कोई हमारे पास मेल आया तो डिस्कशन रात में होता है, लेकिन ओवर टाइम जैसे अंकिता ने बोला कि हमने ये कोशिश करी है बैलेंस बनाने की, एक डिटैचमेंट टाइम जैसे रखते हैं हम लोग कि हाँ ये टाइम हम फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे या अपने बेटे के साथ स्पेंड करेंगे, बट बिल्कुल ही अलग कर दें ऑफिस और घर को, ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। स्टिल लर्निंग फॉर दैट, बट क्योंकि अगेन आई वुड से कि कोई भी बिजनेस अब ब्लॉक बेस्ड नहीं रह गया है तो ये पूरी तरह से करना भी शायद पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए तो नहीं है, आई थिंक कुछ लोग जो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। नहीं, तब भी टेंशन नहीं लेके जानी चाहिए ना, कैश फ्लो, पेमेंट डिले, ये सब चीजें टेंशन तो नहीं लेके जाते ना, वो उससे डिटैच होना तो सीख ही गए हैं। That's good. And I think this is a very, very important message for the people listening to this podcast also कि वो कहते हैं ना कि एक बार सर मूसल में डाल दिया तो फिर क्या डरना, कुछ ऐसी कोई कहावत होती है कि आपने अब एंटर कर गए हो, राइट? सो इट्स 24/7 and you have to find your own balance. Am I right in saying that कि जैसे आपने बोला कि कभी रात को कॉल्स होती हैं, कभी अर्ली मॉर्निंग कॉल्स होती हैं, but you have to find your own balance. You have to make sure that you are able to justify your responsibility as business owners, as well as parents, as well as sons, daughter, as well as husband and wife for that matter as well, right? So you have to find time. $1 million क्वेश्चन विनय एंड अंकिता, कभी जेन्युइनली ऐसा कभी लगा यार मेरी नौकरी अच्छी थी यार, सुबह 9 से 5 बजे 6 बजे तक मैं जाता था, ऑफिस में काम करता था, सब कुछ सही चल रहा था, कभी ऐसा दिमाग में आया फॉर स्प्लिट ऑफ अ सेकंड एज वेल ओनली? 9 से 5 की जॉब हम दोनों की नहीं थी कभी भी। ओके, So we were working pretty hard in our industries. वैसा कुछ 9 था से नहीं। 5 वैसे कहाँ होता है वो भी देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तो नहीं होता। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। जब मैं पहले जॉब कर रहा था तब भी सुबह 8 बजे निकलता था और रात में कई बार 10, 11, 12 बज जाते थे। तो 9 से 5 तो वहां भी नहीं था, बट अपनी लाइफ को अगर जैसे क्या कहने की मिस करने वाली बात है तो ऐसे फेजेस भी आते हैं, बहुत डिफिकल्ट फेजेस भी आते हैं जब लगता है कि वो लाइफ शायद इजी थी, बेटर थी कि नहीं थी, इजी थी। तो तब लेकिन ये सारे ही बिजनेसमैन के साथ होता है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं सबके साथ ही ये होता है कि वो धीरे धीरे इस बात को समझने लग जाते हैं कि जो आपने चुना है, जिस बात पे आप चलने के लिए आगे बढ़े थे, तो उसमें चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो मिस करना एक जैसे होता है कि बहुत ज्यादा मिस वाली बात नहीं होती, बट चैलेंजेस का क्योंकि पहले से ही पता था कि आने हैं, तो ये रहता ही है कि हाँ चलो ठीक है अब करना ही है, तो देयर इज नो गोइंग बैक अब यहाँ से। ओके ओके, सो हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि वीकेंड पे जो आपके एक्स कॉलीग्स हैं वो अगर गोवा में छुट्टी मना रहे हैं तो लगता है कि यार हम भी कर सकते थे, क्योंकि हमारा शिपमेंट डेडलाइंस मीट कर रहे होते हैं, फैक्ट्री में निकल जाता है। बट very interesting and very good way of explaining it, Vinay and Ankita. And since we are making this podcast for people who are at a stage where they are working out कि startup में मन कर रहा है यार, let's do something about it, या फिर कोई clarity नहीं है, so guys, you are hearing directly from horse's mouth here, right? So watch this podcast and
listen to the answers that both Vinay and Ankita, who have lived this life of being entrepreneurs for last couple of years, and you're hearing directly from someone who has done that already. So let's continue with the conversation, Vinay and Ankita. कि कि होता है ना कि एक ब्रेक थ्रू आता है लाइफ में, राइट? एक ब्रेक थ्रू आता है कि यू स्टार्टेड योर बिजनेस, यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. पहले B2C में आप काम कर रहे थे, B2C स्पेस में. फॉर आवर व्यूअर्स, B2C मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर्स, right? Where you open a business and you sell directly to the consumers. It's called B2C. तो आज आप इंटरनेशनल बायर्स के साथ काम करते हैं एंड यू एक्सपोर्ट ग्लोबली, राइट? यू रिमेंबर द फर्स्ट इंटरनेशनल बायर या फिर एक्सपोर्ट ऑर्डर दैट मे बी दैट मेड यू फील कि ओके अब चीजें लाइन पे आने लगी हैं, राइट? एक होता है ना, एक टर्निंग पॉइंट होता है. आई एम नॉट सेइंग एक एक्टर की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है जब उसे एक नया ब्रेक थ्रू मिलता है, राइट? एक बिजनेसमैन की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है जब उनकी जो एस्पिरेशंस होती हैं, राइट, वो एस्पिरेशंस उनको रियलिटी में कन्वर्ट होने लगती है, राइट? एक एम्प्लॉय की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है जब उसे एक प्रमोशन मिलता है, द प्रमोशन दैट एम्प्लॉय हैज बीन लुकिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? तो टर्निंग पॉइंट कब आया अंकिता एंड विनय, और कैसे आया, और उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी रातों की, दिनों की मेहनत इन्वॉल्व थी? प्लीज शेयर विद अस. और एक और क्वेश्चन, सॉरी, बिफोर यू गो इनटू दैट डिटेल, कि क्या कभी सोचा था कि ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा? प्लीज, ओवर टू उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं सोचा था कि आएगा. और आई थिंक मैनिफेस्टेशन बहुत मैटर करता है. यू कीप थिंकिंग अबाउट इट दैट वन डे आई एम गोइंग टू टेक दिस ग्लोबल. सो कहीं ना कहीं यू स्टार्ट मीटिंग पीपल, दोज नेटवर्क्स डेवलप, you get that opportunity. There is somebody who is already exporting a bunch of goods in a particular category and he's looking out for a partner जो कि दूसरी एक category संभाल सकता है. He's got the buyer. So that is how networking helps. So and you're connected to that person through someone. And फिर उसके बाद में there is sampling, there is R&D happening. उस particular time पे आपके दिमाग में doubts हो रहे हैं, पता नहीं genuine है कि नहीं है. जिसके through introduce हुआ है वो तो genuine है, तो पता नहीं workout होगा कि नहीं होगा. But you are kind of investing also from your side and आप आगे बढ़ रहे हो. And then suddenly out of nowhere वो बंदा कहता है कि I went to the trade show and these products clicked and I've got these 12,000 pieces to make. Now how are we going to figure it out? And then you're gathering people, you're making things happen, and you're practically sleeping in your basement unit for like 2 months altogether, working out, gathering resources. तो definitely वो एक memory है, बहुत vivid है. And I know there's no looking back from there. So I think वो सब तो याद ही है, and वो phase आना चाहिए सबके life में, एक बार आना चाहिए. And somehow that is the time when it feels that your hard work kind of paid off. So I do remember very vividly कि क्या था, कितने pieces कैसे कैसे pull off करे थे. Sorry. Vinay, anything you want to add? Because Sorry. it must have been very emotional at that time, very overwhelming. तो क्या था, मतलब प्लीज शेयर विद आवर व्यूअर्स कि कैसा लगा आपको, कैसा माइंडसेट था, और या व्हाटएवर यू वांट टू टॉक अबाउट इट. पार्टी वार्टी की थी अच्छे से, लाइक यू गाइस? बाद में करी थी, शिपमेंट भेजने के बाद में, जब रियलाइज हो गया था, जब पेमेंट्स भी आ गई थी, सब कुछ हो गया था, तब करी थी पार्टी. मैन्युफैक्चरिंग में ब्रेक थ्रू अगर कहें तो एक दिन में तो नहीं आता, खैर, लेकिन छोटे छोटे माइलस्टोन्स मिलके बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं. और जो पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर था क्वांटिटी के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं था, उसने भी लेकिन हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया कि हम कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं ऑर्डर. और जब पहला आपका शिपमेंट सही चला जाता है या पहला आपका जो माइलस्टोन है वो आप अचीव कर लेते हो, तो आपको लगता है कि शायद आपके सिस्टम सही है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो. तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे माइलस्टोन देके बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं. पहला ऑर्डर तो ऑब्वियसली अच्छा होता ही है, आपको हमेशा याद रहेगा ही, लेकिन कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके आता है व्हेन यू एग्जीक्यूट ऑर्डर्स. थैंक यू विनय. सो अंकिता एंड विनय, आज के जो यंगस्टर्स हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखते हैं और उसको देख के इंस्पायर होते हैं, राइट? दे लुक एट अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक, और मे बी दे रीड द न्यूज़ कि हाँ इस कंपनी का टर्नओवर इतना हो गया, ये कंपनी ऐसे हो गई. Look at valuation stories, Instagram entrepreneurship. But
like we discussed, ground reality काफी different होती है, right? So according to you, what kind of personality traits are actually needed to survive entrepreneurship long term, right? And when I say long term, I'm talking about long term, like not like 2 3 years, 4 years, but I'm talking about building something, right? So what would you say about it? I think resilience is one thing, and emotional intelligence, like you said, it is important. And I think these things kind of develop and you own them with time. And जो आज का time है, it's way more conducive. We started 10 years back. So अभी इस time पे तो there are so many incubation centers, accelerators available. So you create an MVP, you get mentors, you get people who are ready to help you take it to the next level, provided you keep your yourself open to learning, to receiving, to not panicking, to not asking for overnight success. तो आई थिंक अभी तो काफ़ी सारा कुछ डेवलप हो गया है, चैनल्स बन गए हैं जिसमें आपका टाइम कम वेस्ट होगा और बहुत अच्छे से आप लेवल अप करते जाओगे अपने बिजनेस को. Okay. कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शोइंग अप एवरी डे इवन व्हेन द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग. तो वो एक जैसे होता है कि एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन जरूरी है. एक ये ट्रेड बहुत जरूरी होना चाहिए कि अगर चीजें नहीं भी सही हो रही हैं तो भी आप डेली अपने वर्क प्लेस पे आ रहे हो, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा मैं कहूँगा कि पेशेंस रखना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम सारे एक ही दिन में सही हो जाएं या आपको रिजल्ट पहले दिन से मिलना शुरू हो जाए. आपको पेशेंस रखना पड़ेगा वहाँ पे कि आप कंटिन्यूस एफर्ट्स देते रहो जब तक सक्सेस ना मिल जाए. कई बार हम लोग सुनते हैं कि और कई बार लोगों से सुनते हैं कि यार वो तो नेचुरल बिजनेसमैन है, राइट? बिजनेस तो उसके खून में है, राइट? तो डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? कैन एंटरप्रेन्योरशिप बी टॉट, या फिर एक नेचुरल पर्सनालिटी होती है लोगों की बिजनेस करने की, एंड ओनली दोज पीपल शुड गेट इनटू बिजनेस? व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? लाइक मैंने सेड कंसिस्टेंसी मैटर्स. हाँ प्लीज बोलो. नेचुरल बिजनेसमैन की अगर हम बात करें कि हाँ ये नेचुरल बिजनेसमैन है, तो आप किसी 4 या 5 साल के बच्चे से पूछोगे बिजनेस के लिए तो वो शायद नहीं बता पाएगा. तो लेकिन अगर वही बड़ा होके 19 या 20 साल में अगर आपको बिजनेस के अच्छे मतलब बिजनेस के बारे में सही थॉट्स दे रहा है तो आपको लगेगा कि नेचुरल बिजनेसमैन है. बट वो 4 साल से 20 साल के बीच में क्या चेंज हुआ कि वो उसको बिजनेस के बारे में इतना कुछ पता चल गया. तो आई वुड से कि इकोसिस्टम है जो आपके आसपास सराउंडिंग्स हैं, आप उससे सीखते चले जाते हो. अगर आप घर पे हो, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर कोई सेकंड जनरेशन में है या थर्ड जनरेशन में है तो वो पहले दिन से ही वो चीज़ देख रहा होता है, उस चीज़ को समझ रहा होता है, उसको उसके साथ ही जीना शुरू कर देता है. तो हमें लगता है कि 20 साल का जब वो हो गया और बिजनेस की बातें करता है तो हमें लगता है कि इसके अंदर तो नेचुरली बिजनेस एक्यूमेन है और ये अब बिजनेस चला ही लेगा. लेकिन वो आप किस तरह से, आपका पास्ट क्या था और कैसे आप क्या कहते हैं सीखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ रहे हो, वो उस पर भी डिपेंड करता है. तो ये सब विद टाइम आप किसके साथ बैठ रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, आप किससे सीख रहे हो, उसी से आता है. मतलब मुझे नहीं लगता कि पहले दिन से कोई बिजनेस सीख के आता है. विद टाइम आप उस चीज़ को सीखते चले जाते हो. एंड ऑब्वियसली जो चीज़ें 20 साल पहले रेलेवेंट थी वो हो सकता है आज रेलेवेंट ना हो, लेकिन 20 साल पहले के जो चैलेंजेस थे और आज जो चैलेंजेस है उनको फेस करने का जो स्ट्रेंथ चाहिए वो तो सेम ही रहता है. तो अगर आपके पास वो स्ट्रेंथ है कि आप चैलेंजेस को फेस कर सकते हो, तो चाहे वो कितना भी नया तरीके का चैलेंज हो आप उसको फेस कर ले जाओगे. Amazing, Vinay and Ankita. I'm thoroughly enjoying this conversation, and I think it is great to hear from both of you who have lived this journey, who are living this journey, and will continue to live this journey. Right. So thank you so much. Moving on, I think जो कहते हैं ना कि the definition of being successful, it changes based on which phase of life you are at, right? जब हम लोग बच्चे थे, जैसे हमने बात किया, being successful meant probably coming first in the class or winning a cricket match, right? जब engineering की NIFT की पढ़ाई खत्म हुई, being successful at that point meant कि हाँ यार मेरे को एक बढ़िया सी engineering firm में जॉब मिल जाए, मेरे को एक बढ़िया से fashion house में जॉब मिल जाए. When you left the business, maybe the meaning of being successful changed, right? So my question to you is, what does being successful
mean to you now versus when you started your business? जब स्टार्ट किया था तो it was more of materialistic belongings which kind of defined what brand I have, what brand I'm owning. That kind of defined success for me. Of course वो भी एक पैरामीटर रहता है, but I think being able to consistently pay my vendors on time, being able to employ a certain set of people on a regular basis through the thick and thin of the industry phases, वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है that I'm able to keep these people employed, get them work regularly. That is also a definition of success for me. Today time is also success for me, that I am able to strike a balance. I'm able to give given amount of hours to my son and manage the business parallelly. That also matters to me. That is also success for me. So I think वो छोटे छोटे माइलस्टोन्स होते हैं जो हमारे सामने होते हैं, वो सक्सेस की डेफिनेशन को चेंज करते जाते हैं. Vinay, anything to add on top of what Ankita said? she rightly said that कि जब कॉर्पोरेट लाइफ में होते हैं तो होता है कि आपकी क्या नई लर्निंग हो रही है या आपका डेजिग्नेशन कैसे इंप्रूव हो रहा है, आपका करियर ग्रोथ कैसा है, तो वो एक अलग तरीके की सक्सेस होती है. जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे लिए सक्सेस था कि नेक्स्ट ऑर्डर मिल गया या नेक्स्ट मंथ हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए सक्सेस था. पर आज के टाइम पे सक्सेस की बात करें तो जैसे अंकिता कह रही है कि हम कितना सस्टेनेबल अपना सिस्टम बना रहे हैं, अच्छी टीम बिल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारे वेंडर्स के साथ, हमारे बायर्स के साथ हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो हमारे सक्सेस है. तो विद टाइम सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होती जाती है. तो वो एक चीज़ है कि हाँ, सक्सेस हर स्टेज पे अलग थी. What would you say to that young person who feels their dreams are too big? Just go for it. Go for it while the responsibilities are lesser, and things will kind of everything will align. Stay consistent, stay open, and don't lie to yourself. Vinay, Your gut tells you. your gut tells you. Amazing. Your gut tells you. सो ड्रीम्स अगर बड़े हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि हो सकता है कि जर्नी थोड़ी बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है. अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो हो सकता है कि आप गलतियां भी ज़्यादा करोगे, लेकिन अगर गलतियों से सीख के आगे बढ़ोगे और अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो सक्सेस मिल जाएगी. On the flip side, Vinay and Ankita, what would be your advice to someone who doesn't fall under a youngster category, right? आज की डेट में we all know that age is just a number, but youngster, I think when we talk about youngsters, these are people who do not have much liabilities, right? Who do not have still kind of in education or have just recently moved into a career. But what would your advice be to someone who is, let's say, in their 40s or for that matter in their 50s and want to make big into the business? They have been thinking for last 10 years, 15 years, 20 years, yaar business karna chahiye, mujhe business karna chahiye, mujhe business karna chahiye, right? But never had the courage to take that leap and move into the business. अब उनको शायद ये लगता है कि यार अब तो मेरी फैमिली भी हो गई है, बच्चे की पढ़ाई चल रही है, my how if I move into that business, if it doesn't go that well, right? तो मेरा तो सारा फाइनेंशियली सब कुछ बिगड़ जाएगा. तो what would be your advice to those people? आई थिंक उनका सेफ्टी नेट हमारे सेफ्टी नेट से तो बेटर ही होगा जब हमने स्टार्ट किया था. उनका नेटवर्क हमारे नेटवर्क से बेटर होगा जब हमने स्टार्ट किया था. सो आई थिंक दे आर एट अ बेटर स्टैंडिंग. उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उनकी मैच्योरिटी would be way ahead of where somebody is starting at maybe 22, 23, 24 age. So I think that is where they have an edge over the others. And try करने में क्या गलत जाता है. So as I said, your gut doesn't lie, numbers don't lie. Your experience with numbers will be way better than people are in their 20s. So I think ये तो बहुत अच्छा मतलब एज है जिस पे स्टार्ट कर सकता है इंसान. That is my perspective.
Vinay, you know you are going to be the next, so without me asking you, just answer. What are your thoughts about it? सी मेरे ख्याल से अगर आप 40s में हैं तो ऑब्वियसली फैमिली इज देयर, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके पास होंगी और बच्चों की एजुकेशन होती है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो फियर आना तो नेचुरल है, मतलब अगर फियर नहीं आता तो आई थिंक वो ज़्यादा कंसर्न वाली चीज़ है। तो फियर आना तो यहाँ पे नेचुरल है कि अगर हम अभी कुछ स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें कि आप 40 के हो, यू स्टार्टेड योर जॉब व्हेन यू वर 25 24, तो आपके पास 16 साल का एक्सपीरियंस भी है। और ऐसा नहीं है कि आपने 16 साल में कुछ किया नहीं है। आपने जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसमें आपने लोगों को मैनेज किया होगा, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की होंगी, इंडस्ट्री देखी होगी। आपके लिए एक एसेट की तरह है। हमने वो चीजें विद टाइम बनाई है। मतलब हमें आज मेरे को भी 16 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल बिजनेस का, 8 साल जॉब का। तो आपके पास भी 16 साल का एक्सपीरियंस है अगर आप 40 में स्टार्ट कर रहे हो। तो एक्सपीरियंस दोनों का बराबर है। और बिजनेस या कॉर्पोरेट लाइफ भी अगर हम देखें तो इट इज ऑल अबाउट पीपल मैनेजमेंट, है ना। तो बिजनेस में आप क्या करते हो, आप अपने बायर्स को मैनेज करते हो, अपने वेंडर्स को मैनेज करते हो, अपनी टीम को मैनेज करते हो, अपने वर्कर्स को मैनेज करते हो। इसी तरह से पीपल मैनेजमेंट आप कॉर्पोरेट लाइफ में भी करते हो। तो फियर होना नेचुरल है, बट ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यू हैव द एक्सपीरियंस। आपको बस ये देखना है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आप उस एक्सपीरियंस वाले एरिया में कुछ आगे करना चाहते हो, या अगर कुछ नया करना चाहते हो तो वो आपके लिए कितना फिजिबल है, उसकी आपको कितनी नॉलेज है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सुबह उठो और जाके रेजिग्नेशन दे दो कि अब मैं बिजनेस करूंगा। और लेकिन आप साइड में अपने आइडिया को वैलिडेट कर सकते हो, जो भी आपने सोचा है करने का, चाहे आपके एरिया का हो चाहे नए एरिया का हो। आप स्मॉल स्केल से स्टार्ट कर सकते हो, कस्टमर ढूंढ सकते हो, पहले मार्केट समझ सकते हो, पहले अपने आइडिया को वैलिडेट कर सकते हो। उस केस में आप एंटरप्रेन्योरशिप को या बिजनेस को एज अ लीड मत लो कि मुझे आज बिजनेस मैं रिजाइन करके एंड आई स्टार्ट माय बिजनेस। आप उसको आई वुड से कि एक ब्रिज की तरह देख सकते हो कि आपकी जो करंट लाइफ है और जो आप लाइफ जीना चाहते हो, जो आप अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो, उसके बीच में एक ब्रिज है जिसको आप बनाना चाह रहे हो। और क्या कहते हैं, आप उसमें एक्सपीरियंस छोटे से स्टार्ट करके लो और कस्टमर ढूंढो, मार्केट समझो, एंड देन अगर आपको लगता है कि हाँ अब आप अपनी जॉब छोड़ के आप उसमें फुल टाइम दे सकते हो तो आप उसमें फुल टाइम स्टार्ट करो। तो मुझे लगता है कि फियर को इग्नोर नहीं करो, लेकिन फियर को प्लान में कन्वर्ट करो कि कैसे हम इसको मतलब आगे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कुछ नया करने के लिए। तो विनय एंड अंकिता, अगर मैं कहूँ कि चिंता नहीं चिंतन करो, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, would that will this fit nicely into the conversation we are having about people at in their 40s 50s जो बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं, कि चिंतन करिए, चिंता मत करिए, सोचिए कि आप बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात हो है। सकता है कि अगर आपने 40s में ट्राई नहीं किया तो 60s में आप ये सोचोगे कि मैं 20 साल पहले ये ट्राई कर लेता तो कुछ अलग हो जाता। तो 60s में वो ना सोचना पड़े, आप 40s में थोड़ा बहुत ट्राई कर लो, और अगर कुछ बड़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं, आप उसको फुल टाइम दे सकते हो, नहीं तो जॉब तो चली रही है, यू हैव एक्सपीरियंस, तो जॉब तो चली रही है, वो आपको आपके जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाएंगी। बट ट्राई करना जरूरी है, क्योंकि 40 के बाद जब 60 आएगा तो आपको ये नहीं लगना चाहिए यार शायद मैं ट्राई कर लेता। Very good point, Vinay. Very good point. Now I am going to, हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की और लॉजिकल थिंकिंग की बात की, लॉजिकल रीजनिंग की बात की, फियर मैनेजमेंट की बात की, और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस वी डिस्कस्ड। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे एक रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर्स की, राइट? आपके पास लिटरली 1 या 2 सेकंड है, एंड आई विल टेल यू हु आई एम लुकिंग to get an answer from for this question, and you literally have 1 or 2 seconds. First thing that comes to your mind, the first word that comes to your mind, you have to kind of just spit it out. ठीक है? तो मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा कि अगर ये जो आप रैपिड फायर अभी आपने बोला कि 2 सेकंड में रिप्लाई करना है, तो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस टाइम तो हम 2 सेकंड में डिसीजन लेते थे, लेकिन अब हम बहुत सोचते हैं डिसीजन लेने से पहले, तो हो सकता है 2 सेकंड में आपको आंसर नहीं कर पाएंगे इसका। वी ट्राई आवर बेस्ट, बट 2 सेकंड वाला आंसर। बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट पॉइंट। मेरा आपसे सवाल है, क्यों आप उस टाइम पे 2 सेकंड में डिसीजन ले लेते थे और अब नहीं ले पाते? प्लीज आंसर। हाँ,
मैं इसका आंसर कोशिश कर सकता हूँ देने की। उस समय क्या होता था, जब हम नए थे तो कोई भी ऑर्डर हमारे पास आता था तो हमें ये लगता था कि ये अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की। तो कई बार ऐसा होता था कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, हाँ, चाहे अपनी कैपेसिटी अलाइन कर पाए या ना कर पाए, या फिर क्या कहते हैं, कोई कई बार ऐसा होता था कि कोई डिसीजन हमें लेना है तो अपने से ले लेते थे, बायर से कंसल्ट नहीं करते थे। तो हमें लगता था नहीं, ये तो ऑब्वियस है, ये तो ऐसा ही होता है। लेकिन विद टाइम हमें ये पता चला कि हर ऑर्डर को हाँ करना भी गलत है, और सारे डिसीजन एकदम से ले लेना भी गलत है। जब आप बायर से पूछ सकते हो कि अगर कोई चीज आपको डाउट आ रहा है तो बायर से पूछ के उसको डिसीजन लो उस पे, कि आगे जाके कोई क्लैशेस ना हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी आप नहीं अलाइन कर पाओगे, या कोई बिजनेस आपको पैसा बनाने की जगह आपको लॉस करा सकता है, तो उस ऑर्डर को आप मना भी कर सको। तो अब हम थोड़ा सोच समझ के ही उस पर फाइनल करते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है। वेरी गुड पॉइंट एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट विनय, बिकॉज ऐसा ऐसा काफी होता है। लाइक कई कई बार लोग इसको रिलेट करते हैं कि हाँ यार, अब हम बूढ़े हो गए हैं, पहले हम डिसीजन बहुत क्विकली ले लेते थे, अब हमारी एज हो गई है तो अब दिमाग इतना जोर से नहीं चलता। बट द पॉइंट दैट यू टच्ड ऑन कि अब हमारे पास नॉलेज हो गई है, राइट? पहले हम Exactly. लोग एक जो डिसीजन लेते थे वो डिसीजन मोस्टली इन अ हेस्ट होता था कि हाँ भाई ले लिया, जो होगा देखा जाएगा। नाउ लाइक यू मेंशन, आपके पास 16 साल का एक्सपीरियंस है, राइट? सो आपका जो प्रोसेसर की कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, एंड देन यू प्रोसेस, यू नॉट ओनली थिंक अबाउट द इमीडिएट return of that decision, you look long term, right? So that is the reason why sometimes it take longer to process things and come up with a response. But rapid fire के लिए आपको 2 सेकंड ही मिलेंगे, ठीक है? उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो अंकिता, फॉर यू, एक चीज जो कॉर्पोरेट जॉब्स कभी नहीं सिखा पाती। रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेवर एंडिंग होती हैं, वहाँ पे केपीआईज होते हैं। सो यहाँ पे केपीआई सब कुछ है। कहीं पे किसी भी पॉइंट पे कुछ भी एनीथिंग गोज रॉन्ग, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो आई हैव टू मेक श्योर द सिस्टम्स आर इन प्लेस। Okay, thank you. One business winner for you. One business myth youngsters should stop believing. ओवरनाइट सक्सेस। Sorry, Vinay, say that again. ओवरनाइट सक्सेस आई वुड से, कि ऐसा नहीं होता कि आपको 7 दिन में करोड़पति और मैंने 18 महीने पहले शुरू किया तो और 100 करोड़ बना लिया, मतलब इस तरह का नहीं होता है। आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाके आप एक बिजनेस को खड़ा कर पाते हो। तो ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये मिथ है एक। यंगस्टर्स को शुड स्टॉप बिलीविंग इन दिस मिथ। Okay, Ankita, for you, we're talking about tougher phase. What is a tougher phase? Starting the business or surviving the first few years? Surviving the first few years, hands down. Okay. Vinay, for you, salary, comfort, या freedom? फ्रीडम। Freedom. Ankita, you can also chip into this question. I think freedom now. We are way past that phase. Great. Salary comfort आ चुका है। Withdraw salary, so वो salary comfort आ चुका है ना। विद फ्रीडम। Interesting. Biggest lesson from Lucknow? Get out of your comfort zone. Get out of your hometown as soon as you can. रहो हॉस्टल में, थोड़ा अपनी लॉन्ड्री खुद करो, manage your finances yourself. The sooner the better. For me, the biggest lesson from Lucknow was stay grounded. वो हम पहले से ही बोलते हैं, लखनऊ आए तो पहले आप, वो वेंडर मैनेजमेंट में बहुत काम आता है, इवन बायर मैनेजमेंट में भी बहुत काम आता है। So stay grounded is the biggest lesson from Lucknow. Faridabad in one word. Industrial hub. Vinay and Ankita in one word. Superb collaboration and coordination. Partners. Amazing. Anything, Vinay and Ankita, anything you would like to advise couples who are trying to, get into the business or get into a startup? Anything from your experience you would like to share with them? Koi advice, koi, anything you want to share with them? To the couples. Yeah, to the couples thinking of getting into a business together or at a very early stage of being in the business, कोई advice आप उनको देना चाहोगे?
वेल अभी थोड़े दिन पहले मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट पढ़ा था फ्रॉम द फाउंडर्स ऑफ ममा अर्थ, मिस्टर वरुण अलग एंड गजल अलग मैम से। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात वहाँ पे लिखी थी कि जब भी उनके कुछ क्लैशेस होते थे when they were starting and when they started, तो आफ्टर स्टार्टिंग की उनके कुछ क्लैशेस होते थे या कुछ ऐसा होता था कि दोनों किसी बात पे अग्री नहीं कर रहे हैं, तो वो कभी भी अपने ईगो को बीच में नहीं लाते थे एंड दे वुड ऑलवेज टॉक अबाउट नंबर्स कि किसी पर्टिकुलर डिसीजन लेने से क्या नंबर्स मिल रहे हैं, क्या हमारे बिजनेस पे इफेक्ट आएगा या क्या हमें उससे बेटर कुछ होगा। तो वो बात मेरे को एक बहुत अच्छी लगी कि जब आप नंबर्स को ध्यान में रख के बात करते हो तो अपने आप ही आपको डिसीजन सही है या गलत वो धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। नंबर से आपका उससे- मतलब विनय डेटा भी है क्या? क्या हम उसको डेटा भी बोल सकते हैं? डेटा, data, नंबर, सब कुछ। Data. हाँ कि मतलब जो भी हम डिसीजन लेंगे उससे हमारे बिजनेस पे या हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट आने वाला है, नॉट जस्ट बिजनेस, या कभी आपकी लाइफ पे भी अगर आपको कुछ मतलब आप Sorry. तो ऑलवेज टॉक अबाउट कि उसका क्या रिपरकशन होगा, मतलब उससे क्या आगे आपको फेस करना पड़ जाएगा। Consequence तो क्या होगा? आपको उसके लिए फिर उसमें जो है डिसीजन लेना थोड़ा सा इजी हो जाता है और शायद क्लैशेस भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसके बारे में बात नहीं करोगे कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या फिर क्या कहते हैं डेटा को एनालाइज नहीं अगर करोगे तो फिर तो क्लैशेस वहाँ पे बने रहेंगे और ईगो वहाँ पे बना रहेगा, तो उससे कोई रिजल्ट सही निकल के नहीं आता। What matters more today, Vinay and Ankita? And you have three options: money, peace, or purpose. Money is important, peace as well. Purpose long term, yes. तीनों important है. पर्पस विद पीस एंड मनी। Purpose All with of them peace and combined. Thank you so much. So last question to both of you. अगर अगर आज आप अपने younger self को देखते, you know, the Vinay and Ankita sitting in their jobs, confused or thinking, I won't call it confusion, maybe thinking about whether to take the leap or not, right? What would you tell them today, Vinay and Ankita? टू आर यंगर सेल्फ। Yes. I tell myself to stay focused. Don't get carried away with, seemingly lucrative orders, and just stay focused on your long-term goal and just be a little choosy about the projects that you choose for. Go for, because there were projects that kind of, drained me out of energy and money initially. So I think that is one advice I would give myself. And of course, I mean, I wouldn't be hard on myself. I did the best that I could at that particular age with that particular, maturity that I had. Wo things come with experience. But those learnings come with experience. Thank you, Ankita. Vinay? मैं शायद उसमें बोलूं कि आगे की जर्नी जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होगी, जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होगी और लंबी भी होगी, लेकिन क्लैरिटी मैं कहूँगा कि धीरे धीरे आएगी। तो डरना नहीं है और रुकना नहीं है। So, यही मैं बोलना चाहूँगा। डरना नहीं है और रुकना नहीं है. Amazing. This should be the tagline of this podcast, I think. डरना नहीं है और रुकना नहीं है. और रुकना नहीं. Amazing. So, दोस्तों, विनय और अंकिता की कहानी हमें ये सिखाती है कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ फंडिंग और फैंसी ऑफिसेस का नाम नहीं होता. कभी कभी एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग, अनसर्टेनिटी हैंडल करना, सिस्टम्स बिल्ड करना और क्वाइटली लॉन्ग टर्म ट्रस्ट क्रिएट करना. From stable careers to building an export business from the ground up, their journey is proof that consistency and courage still matter. और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि क्लैरिटी हमेशा स्टार्टिंग में नहीं मिलती. आपको क्लैरिटी ड्यूरिंग द पीरियड मिलती है. कभी कभी क्लैरिटी जो होती है, लाइक आई सेड, आपको जर्नी के बीच में भी मिलती है. कई बार क्लैरिटी आपको तब मिलती है जब आप उसे एक्सपेक्ट नहीं करते. तो आई वुड से कि keep working on your goal, right? जैसे विनय ने अभी बोला कि डरना नहीं है और रुकना नहीं है. You just continue the phase, continue the journey, and you're listening to the people who have lived this journey, right? And you are hearing from someone who are experienced, who have seen the both side of the coins. They have worked in a corporate culture and they are successfully running their businesses, right? So take a leap of faith and move forward, and success is waiting for you. Maybe
1 year, 2 year, 3 year, 4 years, or maybe few months down the line. So with that, we will wrap up the podcast. And thank you so much, Vinay. Thank you so much, Ankita, for taking out some time from your busy schedule and coming on this podcast. Especially to you, Ankita. I know you have a bad throat, but thank you so much for your time and being able to answer the question and providing some clarity to the youngsters of not only India but globally. Thank you so much, brother. Thank you so much. Thank you.